हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करेंगे अपना मैट्रिक्स को आगे बढ़ाते हैं। पिछला वीडियो आपने देखा होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मैट्रिक्स के बारे में, जाना था मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का आर्डर सीखे थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जाने थे कि कैसे निकाले जाते हैं, और उसमें जाना था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। और इतने ही टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 3.1, और वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी। एक क्वेश्चन उसका बचा था जो कि आज डिस्कस हो जाएगा। तो उसी जर्नी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो जो लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लें, और जो लास्ट वीडियो नहीं देखे एक बार उसको देख लें। तो हम लोग शुरू करते हैं आज क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में तो सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिस मैट्रिक्स में जैसे कोई मैट्रिक्स ऐसा है 1 2 4 3 5, मान लिया जाए ऐसा है कि कहने का मतलब ये रो है। जिस मैट्रिक्स में केवल रो ही हो, जिस मैट्रिक्स में केवल रो ही हो उसे क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। अब केवल रो ही हो, इसका मतलब ये नहीं कि कॉलम नहीं होंगे, कॉलम तो ही है भाई, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। तो इसमें कॉलम कितने हैं? 5 हैं। लेकिन रो क्या है? रो केवल एक है, सिंगल, जिसमें एक ही रो हो। मेरा कहने का मतलब केवल ये नहीं कि रो ही हो, एक ही रो हो, उसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और इसका आर्डर क्या होगा? रो एक है और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 into 5। अगर मान लिया जाए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अप टू डॉट m तक लिखते चले जाए या n तक लिखते चले जाएं, तो इसका ऑर्डर यानी रो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो 1 क्रॉस n होगा। मतलब नंबर ऑफ कॉलम तो हो सकते हैं लेकिन रो क्या होगी? एक ही होगी। तो इसे बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सिमिलरली नंबर सेकेंड में आता है कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स अगर इसी मैट्रिक्स को ऐसे बना दिया जाए 1 2 4 3 एंड 5, जिस मैट्रिक्स में केवल कॉलम दिखता हो, यानी ये कॉलम आपको दिख रहा है, एक ही कॉलम दिख रहा है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि एक सिंगल कॉलम जिसमें होगा वो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें अगर इस मैट्रिक्स का आर्डर लिखें तो क्या है? रो कितनी है? देखो एक रो ये है, 2 3 4 और 5। तो रो तो 5 है और कॉलम क्या है? 1 है। तो 5 क्रॉस 1 इसका आर्डर है। मतलब कि कॉलम मैट्रिक्स में अगर रो m है और कॉलम एक ही रहेगा तो उसका आर्डर हमेशा इस टाइप का होगा। मतलब कि ये वाला डिजिट हमेशा एक ही रहेगा, जैसे इसमें है ये वाला डिजिट हमेशा 1 रहेगा रो मैट्रिक्स में, और कॉलम का पोजीशन में 1 रहेगा, इसमें रो वाले में रो की पोजीशन पर 1 रहेगा। ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब है जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, क्या बोलेंगे उसको? स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि इस टाइप का मैट्रिक्स, जैसे 1 2 3 4, एक ये मैट्रिक्स, या फिर ऐसे लिख दिया जाए ये मैट्रिक्स। एक सपोज ऐसे एक मैट्रिक्स लिखा है, तो अगर इसको देखा जाए इसमें क्या है? 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है,
इसमें क्या है 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, यानी कि नंबर ऑफ रो कितनी है 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3 है। तो ये क्या है इसका ऑर्डर, और ये क्या है इसका ऑर्डर। नंबर ऑफ रो यहाँ पर कितनी है 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 2 हैं। नंबर ऑफ रो कितनी है 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने 3 है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर होंगे वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स जब डिफाइन हो गया तो उसमें फिर अगला आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स में इसको लिखा रहने देते हैं। जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो कहा जाता है कि अगर मैट्रिक्स के डिफिनीशन को देखा जाए, मैट्रिक्स में एक क्या होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अगर जैसे मान लिया जाए इस टाइप का एक रेक्टेंगल ही बना देते हैं सपोज, तो ये इसके क्या कहलाते हैं। अगर इसको बना दिया जाए जैसे कि ये अपोजिट कॉर्नर को अगर मिलाएंगे तो ये क्या होते हैं डायगोनल, और ये भी क्या होगा डायगोनल होगा। जैसे कि ये हमारा ये क्या होगा डायगोनल है, और ये भी हमारा डायगोनल ही है। जैसे इसमें ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, और ये भी डायगोनल है। लेकिन हमारा लोगों का जो कॉन्सेप्ट मतलब जो को सिलेबस है वो इसी डायगोनल की बात करता है। इस डायगोनल की बात आगे होती है, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, वो सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है। लेकिन उस डायगोनल की बात यहाँ पर नहीं होती, तो हम लोग उसको डिस्कस भी नहीं करते, हम इस डायगोनल की बात करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन होगी डायगोनल एलिमेंट्स की जिस मैट्रिक्स में चलो डायगोनल मैट्रिक्स देखो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होगा। मान लिया जाए ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, 2 है, 0 है, 0 0 सपोज 3। अब ये डायगोनल है। कहने का मतलब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट्स डायगोनल में नहीं पड़ते हैं, यानी डायगोनल के बाहर रहते हैं, डायगोनल के बाहर रहते हैं, वो 0 रहेंगे। यानी कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होंगे 0 होंगे, और डायगोनल के एलिमेंट्स डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होंगे तो हमारा वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डिफिनीशन में ये कहा जाएगा कि अब देखिए जैसे कि अगर इसको हम लोग इस टाइप से कुछ लिखें, मैथमेटिकल अगर लिखें बुक में जैसे डिफाइन किया गया है कि अगर ए स्टैंडर्ड नोटेशन मैट्रिक्स का क्या होता है ए आई जे, ठीक है। तो आई जे इसके एलिमेंट्स जो होंगे आई, यानी कि इसके एलिमेंट्स जो होंगे अगर मान लिया जाए इसके 0 एलिमेंट्स कहाँ पर होंगे आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई और जे जहाँ बराबर नहीं होंगे। देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं, इससे कंफ्यूज मत हो ना। डिफिनीशन तो ये सफिशिएंट थी। ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं 0 होते हैं, डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। कि हम थोड़ा सा जैसे मान लिया जाए कि ऐसा मैट्रिक्स है A11 A12 और A13, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33। तो अब देखो ये हमारा क्या होता है A11 का मतलब आई जे, यानी I बराबर 1 एंड J बराबर 1, यानी A11 यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो अब हमने कहा कि I डज नॉट इक्वल टू J, तो I और J जहाँ बराबर है, तो I और J बराबर कहाँ पर है यहाँ पर तो एलिमेंट्स हैं, और I और J जहाँ बराबर नहीं, जैसे देखो I1 है तो J2 है, I1 है तो J3 है, I2 है तो J1 है, I2 है तो J3 है, ये बराबर नहीं है। I3 है तो J1 है, I3 है तो J2 है। 3 और 1 3 और 2 क्या ये बराबर नहीं, बराबर क्या है I भी 1 है J भी 1 है, I2 J2 I2 एंड J2। तो ये I और J I और J और I और J बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर
आई और जे बराबर है या फिर ये डायगोनल का ये हमने बताया कि इसमें एलिमेंट्स होंगे और ऑफ डायगोनल जो इससे अलग वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो ऐसा एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक्स मतलब क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ इसकी सब कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब अगर मान लिया जाए स्केलर मैट्रिक्स के बारे में जो बात करते हैं, अब डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, इसका सब कैटेगरी में आता है। कि जैसे मान लिया जाए लिखा, यहाँ पे लिखा गया है 3 0 0 0 3 0 0 0 एंड 3, ये क्या कहलाएगा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में अब इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, इक्वल हैं। सभी के सभी क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। और भी जैसे एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखते हैं के 0 0 0 के 0 0 0 एंड के, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल तो है लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट सभी क्या है, इक्वल है। यहाँ पर देखिए इक्वल नहीं है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, ऐसा। लेकिन यहाँ पर जो भी है सारे के सारे इक्वल हैं, सारे के सारे इक्वल है। तो ये जो है तो डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, मतलब है वही डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए डायगोनल मैट्रिक्स का सब कैटेगरी है, ये भी वही मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन डायगोनल डिफिनीशन में अंतर है कि डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, ऑफ एलिमेंट्स जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, ऑफ एलिमेंट्स जीरो होंगे, लेकिन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि आई और जे जहाँ बराबर होगा तो जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हर जगह डायगोनल वाले वो इक्वल होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसमें एक और मैट्रिक्स आता है इंपॉर्टेंट सा, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 या 1 0 0 1। अब यहाँ पर देखा जाए ये 2x2 ऑर्डर है, यहाँ पर देखा जाए ये 3x3 ऑर्डर है, ठीक है। अगर और भी लिखा जाए 4x4 भी लिखा जाए तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, ये 4x4 ऑर्डर है। तो ये सभी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे इक्वल भी हैं। तो उस हिसाब से स्केलर मैट्रिक्स भी हुआ, हाँ हुआ स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन ऐसा इसके डायगोनल में अगर एलिमेंट्स हैं ऑफ जीरो हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के सभी एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं स्केलर मैट्रिक्स, और वो इक्वल मैट्रिक्स अगर 1 है तो उसको एक नया नाम दे दिया जाता, क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डिनोट किया जाता है ऑलवेज कैपिटल आई से। अब जैसे कभी कभी ऐसा भी लिख दिया जाता है, अब जैसे ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसको I2 लिख दिया जाता है। ये थर्ड ऑर्डर का है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, I3, ऐसे ये I4 कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड नोटेशन की अगर बात करें तो ये Aij में Aij की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, कहाँ पर, I बराबर j, एंड 0 कहाँ पर, I डज नॉट इक्वल टू j। यानी कि जहाँ I और j दोनों बराबर होंगे वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। I और j जहाँ पर बराबर होंगे वो वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। और जहाँ I और j इक्वल नहीं होंगे वो वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। तो आप देखो A11 A12, A11 बराबर है तो वैल्यू 1, A12 I और j डिफर है तो 0, A21 I
और Z2 डिफर है 0 और A22 फिर वैल्यू 1 है। आप अगर इसको डिफाइन आप इसको खुद ही अपने आप समझें, क्योंकि हम कहेंगे A11 A12 यहाँ 0 है, यहाँ पर ये है, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो ये डिफिनीसन तो क्या है, ये सब के सब डायगोनल मैट्रिक्स से, वहीं से डिफिनीसन स्टार्ट हुई। डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है तो स्केलर मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स में अगर इस जो इक्वल एलिमेंट्स है वो अगर 1 है तो हमारा वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्पेशल टाइप का। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, बहुत इसके यूज कर होंगे इसके जो क्वेश्चन में हमारे, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और क्लियर है, समझ में आया होगा डिफिनीसन। जो लोग फर्स्ट टाइम मतलब अभी पहली बार अगर मैट्रिक्स पढ़ ही रहे हैं, तो अब इससे पहले कि अगर देख लिया है कहीं पर बुक्स में स्कूल में पढ़ लिया तो बात ठीक है, अदरवाइज ये एक बार जब माइंड में आ जाता है फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी डिफिनीशंस याद करने में वो यूज टू हो जाते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं बार बार वही चीज़ आती रहती है। तो उसके बाद एक और मैट्रिक्स आता है जीरो मैट्रिक्स, यहीं पर लिख देते हैं जीरो मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं नल मैट्रिक्स। और जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हो क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और इसको हमेशा बुक में आपकी ऐसे बड़ा सा, ये जीरो नहीं ये ओ है, इससे डिनोट करते हैं, ओ से थोड़ा सा बड़ा बनाना, नहीं तो जीरो और ओ में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, तो इसको इससे डिनोट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो समझ गए, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद अब देखते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन पहले ही हो चुकी है। तो अब जब स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन हो चुकी तो हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था एक्सरसाइज 3.1 में, पहले उसको डिस्कस कर देते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं किस और डिफिनीशन कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 3.1 में हमारा जो क्वेश्चन छूटा था, क्वेश्चन नंबर वो था 8, और उस क्वेश्चन को पूछा गया था ए बराबर, क्वेश्चन नंबर ये 8 है, क्वेश्चन 8 है एक्सरसाइज 3.1 का। कहा गया ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ऑप्शन दिए हैं पहला ऑप्शन दिया है m लेस देन n, दूसरा ऑप्शन दिया है m ग्रेटर देन n, तीसरा ऑप्शन दिया है m इक्वल्स टू n, और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। समझ गए होंगे सभी लोग। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, थर्ड। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को अभी हम लोगों ने डिफाइन किया। अभी इफ़ m क्या है, नंबर ऑफ रो, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। और स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है, कहा गया A एक ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन सही होगी, जब नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, या नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी m क्या है नंबर ऑफ रो एंड n क्या है नंबर ऑफ कॉलम, या नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को यही डिफिनीशन होती है कि अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होंगे तो हम उससे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, अगर इसको लास्ट टर्न पे डिस्कस किए होते तो पहले ये डिफाइन करना होता, तब डिस्कस किए होते ज़्यादा मज़ा आता, नहीं तो वहाँ डिस्कस करने का मतलब लास्ट वीडियो में अगर कराए होते तो ये कहते इसका आंसर यही सही होगा, डिफिनीशन आगे बताएंगे। तो इसलिए हमने वहाँ पर इसको जोड़ा था, और बाकी इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं था। लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बढ़िया है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है कहीं पर। तो उसके बाद आता है कुछ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन सॉरी ऑन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन यूज होंगे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स लिखते हैं कुछ, A बराबर 3 4 0 5, B बराबर 1 2 3 3 2 4, C बराबर 2 0 3 1,
डी बराबर 3 4 6 3 -3 एंड 5, ये 4 मैट्रिक्स लिखे और अब इनको ऐड करना है। मान लिया जाए तो कौन किससे ऐड होगा, तो अगर ए और बी, अब देखो ए और बी कहने का मतलब है यहाँ पर हम लिखते हैं कंडीशन। मैट्रिक्स को ऐड होने के लिए कुछ कंडीशन होंगी, तो वो कंडीशन क्या होंगी, पहले कि अगर हम ए और सी को ऐड करने जाएं, ये लिखा है 3 4 0 5, ए है और सी क्या है 2 0 3 और 1, ये सी है। डी को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये ए था और ये सी था, इसको ऐड करने जाए तो हम ये कहेंगे कि मैट्रिक्स में जो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। लेकिन पहली कंडीशन क्या होती, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। जैसे कि देखा जाए इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का, या इस मैट्रिक्स का या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, या इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऐड करने वाले मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ऐड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। यानी कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये 3 जो है 2 में ऐड हो जाएगा, ये इसका करेस्पॉन्डिंग, ये और ये एलिमेंट्स करेस्पॉन्डिंग, ये और ये करेस्पॉन्डिंग, और ये करेस्पॉन्डिंग। मीन्स हम जो मैट्रिक्स को ऐड करके लाएंगे 3 + 2 4 + 0 0 + 3 एंड 5 + 1, तो ये क्या बन जाएगा 3 + 2 5 4 0 4 और ये 3 और ये 6, ये ऐड होके आ जाएगा। इसको अगर ऐड करेंगे तो ऐड कर लेंगे सिंपल सा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखिए मैट्रिक्स जो है एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रा है कि अगर इसमें ऐसा कहा जाए कि अब कोई ये सोचे कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सब क्या है, कि हम तो ये लोग ऑलरेडी जानते हैं जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, लेकिन इसमें कंडीशन होती है। जैसे कि अभी मैट्रिक्स आएगा, डिटर्मिनेंट्स आएगा या वहाँ पर आएगा, चीज़ें कुछ बदलेंगी, मल्टीप्लिकेशन के रूल वहाँ बदलेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग होगा, वहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग होगा, तो यहाँ पर सारे रूल देखना, एक बार देखना जानना ज़रूरी है। तो ये बात समझ में आई, मैट्रिक्स में कुछ ऐड करने का मतलब कुछ बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, बस दो आर्डर अगर सेम होगा तो मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा, और आर्डर सेम होगा तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। अब अगर ये देखा जाए, जैसे मान लिया जाए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लिया जाए ये कोई शॉप है एक ही व्यक्ति की, और ये उसी की शॉप है, उसी व्यक्ति की शॉप है, ये दूसरी शॉप है और ये उसकी पहली शॉप है। और यहाँ पर 2 टाइप के आइटम हैं, एक है फर्स्ट और ये सेकेंड टाइप के, ये 10 हैं। ये डिफरेंट चीज़, ये कोई चीज़ है, सपोज इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम दे दिया जाए, सपोज ये मान लिया जाए बल्ब है, और ये क्या है रॉड मान लो, तो ये 10 हैं और ये 15 हैं। एक टाइप के, ये दूसरे टाइप के मतलब मान लो ये बल्ब हैं तो किसी कंपनी के हैं, ये दूसरी कंपनी के हैं। ये मान लिया जाए 5 हैं, ये 5 हैं यहाँ पर, और ये 7 हैं। तो कंपनी वही, ये बल्ब, ये रॉड, कंपनी वही, और यहाँ पे ये 7 हैं, ये 8 हैं, ये 3 हैं और ये 11 हैं। तो अगर ये व्यक्ति, अब ये मैट्रिक्स टाइप का दिख रहा है, अगर, और ये दोनों शॉप एक ही व्यक्ति की है, और वो व्यक्ति अगर ये जानना चाहे कि ये जो इस टाइप के बल्ब हैं यानी इस कंपनी के हैं,
तो हमारे कुछ यहाँ पर रखे हैं, कुछ यहाँ पर रखे हैं, तो टोटल स्टॉक हमारे पास कितना है। तो इसका मतलब ये वाला स्टॉक यहीं पर आएगा, तभी तो टोटल जानेंगे। तो ये स्टॉक अगर यहाँ पर आएगा तो ये स्टॉक, ये जो 7 है वो किसके पास जाएगा, क्योंकि ये और ये एक ही कंपनी के हैं और एक ही प्रोडक्ट है, यानी ये भी बल्ब है, ये भी बल्ब है, एक ही कंपनी के हैं, तो यानी कि ये 10 है तो ये 7 है, तो कितने आपका हो गए, तो यानी कि ये हो जाएंगे 10 और 7 17 हो जाएंगे। और ये एक ही कंपनी के हैं, बस अलग अलग रखे हैं तो उनको इकट्ठा किया जा रहा है, तो 15 और ये 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए दोनों को जस्ट लाइक मैट्रिक्स टाइप का था, तो जब हमने ऐड किया तो किसको ऐड कर रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड कर रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड कर रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड हो रहा है और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड हो रहा है। बस कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जो रूल एडिशन का है, सेम रूल सब्ट्रैक्शन का है कि अगर ऑर्डर सेम है तो ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर दोनों में ऐड की जगह पे माइनस करना हो तो ये इससे माइनस हो जाएगा, ये इससे माइनस होगा, ये माइनस होंगे और ये माइनस होंगे। उसमें हमें लगता है एक्स्ट्रा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। अब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर बात आती है। मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो मैट्रिक्स में कोई भी, मान लिया जाए ये कोई मैट्रिक्स है 3 4 2 5, 2+2 का ही लेते हैं। अब अगर यहाँ पर आपसे कहा जाए 3a निकालना हो तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 2 एंड 5। तो ये जो 3 होगा ये मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 3 3 9 और ये 6 और ये 15, यानी कि ये 3 जो है पूरे के पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन अब बात वही है कि एडिशन किया सब्ट्रैक्शन किया तो जो सीधे नंबर वहाँ पर ऐड करने पे नंबर से ही ऐड होता, नंबर से ही सब्ट्रैक्ट होता, यहाँ नंबर से मल्टीप्लाई होता। लेकिन हमने बताया ना मैट्रिक्स से डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलजेब्रा, तो जब हम लोग यही चीज़ डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई करने जाएंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रूल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो रूल चेंज हो जाएगा, वो हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा ए से अगर 3 है यानी थर्ड टाइम, यानी कि वैसे अगर उस भाषा में बात किया जाए जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया, ये 1 2 ये शॉप नंबर 1 थी, यहाँ पे 5 बल्ब थे, 10 रॉड थे, 3 बल्ब थे, 6 रॉड थे, सपोज अलग अलग कंपनी के। अब अगर ये जिसका ये ऑनर अगर ये कहे कि हम अपने स्टॉक को जस्ट डबल करना चाहते हैं या जस्ट ट्रिपल करना चाहते हैं, तो ट्रिपल क्या होगा या 4 टाइम्स क्या होगा। अगर कहे जस्ट 4 टाइम्स करना चाहते हैं, 4 टाइम्स क्या करना चाहता है, 4 टाइम्स इसको करना चाहता है, 4 टाइम्स इसको करना चाहता है, 4 टाइम्स इसको करना चाहता है और 4 टाइम्स इसको भी करना चाहता है, तो हर जगह ही तो मल्टीप्लाई होगा। तो वही चीज़ है कि अगर मैट्रिक्स में कोई भी चीज़ स्केलर क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई होगी तो वो हर जगह मल्टीप्लाई होगी। जैसे यहाँ पर अगर 3 मान लिया जाए, इसमें भी के मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो के कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 9 के, ये बन जाएगा 12 के और ये बन जाएगा 6 के और ये बन जाएगा 15 के। तो ये क्या था, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। मैट्रिक्स में जब कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं उसका डिफिनीशन था। तो स्केलर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो ये रूल था। नेक्स्ट है अब 2 मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर बात आएगी 2 मैट्रिक्स आपस में कैसे मल्टीप्लाई होंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं।
तो देखो, मान लिया जाए कोई मैट्रिक्स लिया जाए, एग्जाम्पल हम इसी बुक से ले लेते हैं और सीधे उसको मल्टीप्लाई ही करते हैं। चलो अपने पास से लिखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है 2 3 3 4 और एक मैट्रिक्स है 1 0 3 3 2 1 या -1 कर लेते हैं। और ये मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स है बी, और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए देखो कंडीशन ये होती है, यहाँ पे लिखते हैं पहली कंडीशन। अगर अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी चाहिए। तो ए बी पहले ये 2 3 3 4 1 0 3 3 2 और -1, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये ए लिख लिया और बी लिख लिया। तो देखो सबसे पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब करने जाते हैं तो पहली कंडीशन होती है नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। ये हम काफ़ी छोटा लिख रहे हैं, हो सकता है क्लियर ना दिखे, लेकिन वही चीज़ जो हम लिख रहे हैं वो बोल भी रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम यानी फर्स्ट, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, फर्स्ट मैट्रिक्स हम इसको बोल रहे हैं जो पहले लिखा हुआ है इसको फर्स्ट मैट्रिक्स बोल रहे हैं, जो बाद में लिखा है उसको सेकेंड मैट्रिक्स बोल रहे हैं। कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब ही होंगे जब पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे, तभी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इस पर अभी हम नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो पर अभी और बात करते हैं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें देख रहे हैं, देखो नंबर ऑफ रो, इस कॉलम कितने हैं पहले मैट्रिक्स में 1 और 2, यानी कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना है 1 और 2। तो हमने कहा इसमें कॉलम, इसके कॉलम और इसमें रो अगर बराबर हैं तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाले मैट्रिक्स को हटा देते हैं क्योंकि वो ऊपर वाले ही नीचे लिखे हैं। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इस पहले मैट्रिक्स में हम यूं चलते हैं और दूसरे मैट्रिक्स में हम यूं चलते हैं। कहने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में हम इस रो को उठाएंगे यूं चलेंगे, यानी रो को उठाएंगे यूं चलेंगे, और इस मैट्रिक्स में हम इस कॉलम में आएंगे और यूं चलेंगे। तो हमने कहा पहले मैट्रिक्स में यूं चलते हैं और दूसरे मैट्रिक्स में यूं चलते हैं, यानी कि इस रो और इस कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 1 जा 2, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 जा 9। पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका। अब पहली रो दूसरा कॉलम, मीन्स इसमें यूं चलेंगे और इसमें यूं ही चल रहे हैं। यहाँ है, यहाँ पहला कॉलम हो गया तो हम दूसरे कॉलम में आ गए। तो इसमें यूं चलते हैं और इसमें यूं चलते हैं। ये रो उठाया बारी बारी से, पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम फिर तीसरा कॉलम, तो पहला कॉलम हो गया। और पहले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं। अब इसमें जब आए तो 2 का मल्टीप्लाई 0 से तो कितना 0 ही आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 और 2 कितना होगा 6 होगा। दूसरा भी हो गया, यानी दूसरा कॉलम भी मल्टीप्लाई होगा। अब हम तीसरे कॉलम में आते हैं तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 3 जा 6, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 3 1 जा 3, और साइन माइनस का है तो ये माइनस आ गया। पहली रो का काम हो गया और मल्टीप्लाई हो चुका। क्या किया, पहली रो को उठाया पहले कॉलम से,
फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स में यूँ चलते हैं और दूसरे मैट्रिक्स में यूँ चलते हैं। ये एरो बने हैं, पहले मैट्रिक्स में यूँ चलेंगे और दूसरे मैट्रिक्स में यूँ चलेंगे। तो यूँ चलने का मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यही काम। पहला रो हो गया। अब दूसरी रो को उठाते हैं, वही सेम प्रोसीजर यूज करते हैं। इसमें यूँ चलेंगे और इसमें यूँ चलेंगे। तो अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3 1 जा 3, फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 से, 4 और 3 कितना होगा 12। पहला कॉलम हो गया, दूसरे रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरी रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करेंगे। इसमें यूँ चलते हैं और इसमें यूँ चलते हैं, तो यूँ चलने में पहला कॉलम हो गया। अब दूसरे कॉलम में आएंगे, इसको पकड़ के रखा यहीं पर है, इसी को लेके जब तक सारे कॉलम मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसका फर्स्ट में हो गया, अब इसका सेकेंड में करेंगे। 3 और 0 0 आएगा, 4 2 जा 8 हो गया दूसरा। अब थर्ड वाले कॉलम में आते हैं, तो 3 3 जा 9 और प्लस यहाँ पहले से माइनस है, तो 4 1 जा 4 माइनस का, इसको कैलकुलेट करके लिख दो कितना आया। 2 और 9 11 हो गया, 0 और 6 6 रहेगा, 6 से 3 चला गया, 3 ही बचा, 12 और 3 15 हुआ, 0 और 8 8 हुआ, 9 से 4 चला गया, 5 बचा। और बस ये मल्टीप्लिकेशन है। कंडीशन समझ, मतलब मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। क्या करते हैं, पहली कंडीशन कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का जब ही होगा जब पहले मैट्रिक्स में, पहला मैट्रिक्स जो उस साइड में लिखा है, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे, तभी वो मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स। अदरवाइज उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। पहली कंडीशन ये है। और जब ऐसा है तो हमने देखा इसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल थे, तो इसको मल्टीप्लाई करना सीखा। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैट्रिक्स में यू चलेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में यू चलेंगे, पहली रो को पकड़ के पहले कॉलम, पहली रो से फिर दूसरा कॉलम, फिर पहली रो से तीसरा कॉलम, और ऐसे लिखते गए। जब पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, जब पहली रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे तो सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, पहली रो का मल्टीप्लाई जब तीसरे कॉलम से करेंगे तो थर्ड प्लेस पे करेंगे। एंड नीचे का प्रोसेस वही है जो ऊपर किया है, पहला फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस एंड सो ऑन, और गेट रिजल्ट। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ ये देखते हैं, ये मैट्रिक्स हमारा ए था, तो ये वैल्यू किसकी निकल आई, ए बी निकल आया। यानी ये जो वैल्यू आ गई ए बी की आ गई, यानी ए बी हमें मिल गया। अब ये ए माना था, ये बी माना था, तो अब क्या है, हम इससे बी और ए फाइंड आउट कर सकते हैं इसी से। तो करने की कोशिश करते हैं। देखो 1 ये ऐसे था, ये मैट्रिक्स था, ये ए था, ये ए था और ये बी था। तो बी, अब हमको बी ए चाहिए। अभी ए बी था, ए पहले बी बाद में, अब बी पहले और ए बाद में। तो बी था, तो ये क्या होगा 1 0 3 और 3 2 और -1, ये बी हो गया। और यहाँ पे ए लिख लेते हैं 2 3 और 3 और 4, ठीक है। और बाकी चीज़ें हटा देते हैं यहाँ पर। चलो अभी पहले यहीं पे देख लें। अब देखो रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करें, रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो वो रूल हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले कॉलम में, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 3 है और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 2 हैं। तो कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर रूल वो फॉलो नहीं हो रहा कि पहले इसमें कॉलम 3 है और इसमें रो 2 है, तो इसलिए इसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, अगर आप करने की कोशिश भी करें तो क्या करते हैं, पहली रो यानी इसमें यू चलते हैं, इसमें यू चलते हैं। आप देखिए जरा, अगर इसमें यू चले और इसको करने गए तो आप देखो क्या होगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 1 और 2 2 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर ये बचा 3, लेकिन यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल नहीं है, जो कि ये रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है
कि अब हम लोग इसको मैथमेटिकली अगर लिखने की कोशिश करें कि A बराबर AIJ और B बराबर सपोज BIJ और ये मान लिया जाए M क्रॉस P है, M क्रॉस P है, और ये है P क्रॉस R लिख लेते हैं। N पहले N P क्रॉस N लिख रहे थे तो M क्रॉस N आ जाता, जो कि हम लोग बार बार ऑर्डर यूज कर रहे हैं अब जो डिफाइन करने में, तो हमने थोड़ा सा नाम चेंज किया जिससे कि अब देखो ये जानते हैं ये रो को इंडिकेट करता है, यानी नंबर ऑफ रो, और ये हमारा कॉलम को इंडिकेट करता है, ये हमारा रो इंडिकेट करता है, ये हमारा कॉलम इंडिकेट करता है। तो अगर हम लोग इससे ए बी को फाइंड करने जाएं तो ए बी फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा CIJ, यानी मल्टीप्लाई होके, लेकिन कब, कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। देखिए ये हमारा दोनों का दोनों इक्वल है, यानी इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम M रो है और ये P कॉलम की पोजीशन पर है, तो ये कॉलम इसमें P रो की पोजीशन पर है, तो यहाँ पर कॉलम और यहाँ पर रो, इसमें इसके कॉलम और इसके रो बराबर होंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका हो जाएगा क्योंकि यहाँ P है और ये, तो ये देगा क्या, तो ये CIJ टाइप का कुछ रिजल्ट देगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और इसका जो आर्डर है वो आएगा M क्रॉस R, यानी जो एलिमेंट बचते हैं वो इसके आर्डर को फॉर्म करेंगे, यानी आर्डर कितना आएगा ये चीज़। अब हम लोग यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किए थे तो हटा दिए मैट्रिक्स, अदरवाइज इसका आर्डर ये कंडीशन से दिखाते हैं। अभी दूसरा कोई एग्जांपल लेंगे तब, जिसका आर्डर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स दोनों बचते हैं, इधर M बचता है, इधर R बचता है, यानी कि इधर रो बचता है, इधर कॉलम बचता है, वो फिर इस तीसरे मैट्रिक्स का आर्डर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ गए होंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। बाकी धीरे धीरे जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जब फर्स्ट टाइम इसका मल्टीप्लाई जो भी करेंगे तो एक दो बार कन्फ्यूज़न होती है, जब एक दो बार इसके क्वेश्चन करने लगते हैं फिर एक बार रफ्तार में आ जाते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करने में कोई बड़ी बात नहीं होती, सब लोग करने लगते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक दो एक्सरसाइज के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोग लगभग टॉपिक एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो डिस्कस करना था वो डिस्कस कर चुके हैं, और क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन होते रहेंगे। लेकिन आज हम लोग एक चीज़ ये था कि अभी हमने जो डिफ़ाइन किया, तो अभी देखा था जो एग्जांपल लिया था उसमें AB का तो मल्टीप्लिकेशन हो गया था, लेकिन BA जो था वो मल्टीप्लाई नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर का प्रॉब्लम, उसमें इतने कॉलम इतने रो हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB डज नॉट इक्वल्स टू BA और AB इज इक्वल्स टू BA। ये मल्टीप्लिकेशन के केस में एक आपने नाम सुना होगा, पढ़े होंगे, जानते होंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ। यानी तो इन जनरली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। बाकी इसमें और भी लॉ है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, फिर हम लोग उसकी बात जब जैसे जैसे आएगा तब करेंगे। यहाँ पर ये आ चुका था तो उसके बारे में बात कर दिया। कॉम्यूटेटिव लॉ जाने होंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा इन जनरल, ठीक है, कहीं करता है तो है, मतलब जनरली नहीं करेगा। क्यों? AB और BA इक्वल नहीं है, जैसा कि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ए दिया है, इसमें ए गिवन है, ए बराबर
ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 -2 एंड 5, एंड सी बराबर -2 5 3 4 5 3 4। ये गिवन है ए बी सी। और कहा गया फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आप जानते हैं, ए आर्डर सेम है, देखो ये 2 क्रॉस 2 का आर्डर, ये भी 2 क्रॉस 2 का आर्डर। क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या मतलब कि हम अलग बार दोबारा यहाँ पे लिखें, पहले ए फिर बी फिर ए प्लस बी, हम यहीं से किए दे रहे हैं कि जब ऑर्डर सेम है तो क्या ऐड करते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस 2 और 1 को ऐड करेंगे, 2 और 1 कितना होगा 3, 4 और 3 कितना होगा 7, 3, और जब ये ऐड होगा तो 3 यहाँ पे माइनस है तो कितना बन जाएगा 1, और ये 2 और 5 कितना होगा 7, और आंसर। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इसी में कहा गया कि सेकेंड पार्ट है, उसमें कहा गया ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी। जैसे कि एडिशन वैसे ही सब्ट्रैक्शन, अगर ऑर्डर सेम है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2 से 1 जाएगा, 1 4 -3 1 3, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, एंड 2 -5 तो कितना हो जाएगा -3, और आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका 3a, थर्ड पार्ट है 3a माइनस सी क्या होगा। तो 3a, a मालूम है 3a यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, तो एक स्केलर यानी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये a है उसका जस्ट 3 ट्रिपल उसका मैट्रिक्स बनाना, तो क्या करेंगे पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a मालूम है तो 3a क्या हो जाएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3a यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 3 2, और सी हमारा जो पता है ये क्या है -2 5 एंड 3 एंड 4, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, तो कितना हो जाएगा 6 12 9 और 6, सही किया 6 12, हाँ, और ये -2 5 3 एंड 4 माइनस करना है। अब सीधे ऑर्डर सेम ही है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे तो 6, और ये माइनस ऑलरेडी माइनस है तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा इसको, तो 8 हो जाएगा। फिर 12 -5 कितना बचेगा 7, 9 -3 कितना बचेगा 6, 6 -4 कितना बचेगा 2, और आंसर। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई ऐसे कि ये है कि हम लोग जब इसको माइनस करेंगे समझ रहे होंगे, तो 6 माइनस और वहाँ पे -2 था तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया 8, और जब ये 12 का माइनस हम इससे करेंगे तो 12 -5 कितना बचेगा 7, और बाकी है एंड सो ऑन। तो ये हमारा था इसका थर्ड पार्ट। फिर इसका फोर्थ में है ए बी निकालना है। फोर्थ पार्ट में है, हमें इसमें ए बी चाहिए, ए बी यानी वही मल्टीप्लाई अभी बात कर रहे थे, मैट्रिक्स में ए पहले लिखते हैं 2 4 3 2, बी लिखते हैं यहाँ पे बी 1 3 -2 एंड 5, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो एंड नंबर ऑफ रो इन सेकेंड, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इसमें यूँ चलते हैं और इसमें यूँ चलते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई 2, इसका मल्टीप्लाई -8, यहाँ माइनस लगा है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, 4 2 8। फिर इसी रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से हो गया, इसी रो का मल्टीप्लाई सेकेंड से करेंगे तो 2 3 6 4 5 20। फिर फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -4, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 3 9 और 2 5 10, ऐड कर दो, ये कितना आएगा -6, ये कितना आएगा 26, और ये कितना होगा -1, और ये कितना होगा 10, और ये 10 ही था, 2 5 10 10 और 9 19, और ये आंसर। क्लियर।
अब इसमें फाइंड करना है, ए बी फाइंड कर लिया, अब क्या निकालना है, बी ए निकालना है। तो बी ए निकाल देते हैं, जगह का मैं इसको हटा देते हैं। ए बी हो गया, अब बी ए निकालना है। तो बी ए के लिए बी पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे। तो बी पहले 1 3 -2 एंड 5 और ए बाद में, यानी कि 2 4 3 एंड 2। वही रूल देखिए, इसमें कॉलम और इसमें रो, इसमें 2 कॉलम इसमें 2 रो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें यूँ चलेंगे और इसमें यूँ चलेंगे। तो पहली रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से। 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 1 2 ज़ा 2, और फिर 3 का मल्टीप्लाई इससे, 3 3 ज़ा 9। फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 से, 1 4 ज़ा 4। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 से, 3 और 2 6। फिर -2 का मल्टीप्लाई, अब ये सेकेंड रो में आए तो पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और फिर इसका 5 और 3 का 15। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना होगा, माइनस का 8 और ये 10। तो ये क्या आएगा, देखिए 9 और 2 11, 6 एंड 4 10, 15 और माइनस का 4 कितना बचेगा, 11 11, 10 और -8 कितना बचेगा, 2। तो ये आंसर हो गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट थे। अब हम लोग सारा डिस्कशन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स ये सब कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ यहाँ से थोड़ा ज़्यादा जाएगी और एक्सरसाइज तब भी नहीं फिनिश होगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग इसको देखिए, तैयारी को एंजॉय कीजिए। तैयारी 12th की है, बहुत मज़े से करिए, बहुत मज़ेदार मैथ है, इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम या टेंशन की बात नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।